जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल भर्ती और एएसआई स्टेनो इसके लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की थी और उसमें मॉक टेस्ट सीरीज मतलब सेट नंबर 3 लेके आया हूं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का मॉक टेस्ट। 25 प्रश्न आपको आने हैं दोस्तों सीआरपीएफ के एग्जाम में, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी। मैं आपको बता दूं एक बार इसका सिलेबस क्या है जो आपके एग्जाम में मतलब होने वाला है। दोस्तों, एग्जाम में देखो, जीके 25 क्वेश्चन है आपके, मैथ दोस्तों मैथ आपके 25 क्वेश्चन है आपके, और यहाँ पे आपका हिंदी हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल है आपका, और ये 25 क्वेश्चन है आपके, और रीजनिंग रीजनिंग ये 25 क्वेश्चन है आपके। तो दोस्तों 100 मतलब क्वेश्चन आने, और आपको 1.5 घंटे का समय मतलब 90 मिनट की टाइमिंग आपकी है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका प्रावधान किया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा देवियों और सज्जनों। चलिए पहला क्वेश्चन, महाबलीपुरम महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। दोस्तों, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर बनवाए गए हैं तो ये किसने बनवाया था। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पल्लव शासकों द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पल्लव वंश के राजवंश। और ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, मामल्लपुरम इसको कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, बहुत बड़े मंदिर के ग्रुप हैं इसमें, कई सारे मंदिर मिलेंगे इसमें। भीम रथ मिलेगा, द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है। तो ये पांडवों के नाम पर मतलब ये मंदिर बनाए गए हैं, पल्लव शासकों की देन है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, वो चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि चोल वंश का राजा कौन है, संस्थापक वो विजयालय है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चंदेलों के द्वारा जो बनाया स्मारक बनवाए गए उनको बोलते हैं खजुराहों के स्मारक। तो कभी क्वेश्चन आए कि खजुराहों के मंदिर ये किसने बनवाए हैं, तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा खजुराहों के स्मारक बनवाए गए हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मंदिर, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो आपसे पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि नागर दिरबिड़ नागर दिरबिड़ और बेसर ये क्या है। दोस्तों, नागर दिरबिड़ और बेसर ये मंदिरों के निर्माण की शैली होती हैं। नागर शैली, दिरबिड़ शैली और बेसर शैली, याद रखना दोस्तों। देखो, उत्तर भारत के जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर दिरबिड़ शैली में, और बेसर शैली क्या है कि नागर और दिरबिड़ को आप मिक्स कर दें तो ये बेसर शैली बनती है। तो नागर, बेसर और जो दिरबिड़ है ये आपके मंदिरों के निर्माण की शैली है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कुषाण वंश के शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे। मतलब है कि जो कनिष्क है वो कुषाण वंश का राजा है, और ये बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानता है। दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महायान शाखा का अनुयायी है कनिष्क, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, जो कनिष्क है ना, इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको और याद रखनी है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में आए कि कनिष्क गद्दी पर कब बैठे था, दोस्तों 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा, और जब कनिष्क गद्दी पर बैठा तो इसने शक संवत स्टार्ट किया था। शक संवत, तो कभी क्वेश्चन आए कि शक संवत की शुरुआत कब और किसने की, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, आप याद रखिएगा। और दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना वो इसी शक संवत पर आधारित है, और शक संवत पर आधारित पंचांग को हमने कब अपनाया था, 22 मई 1957 को अपनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, कनिष्क के टाइम में ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि चौथी बौद्ध परिषद हुई थी। कभी क्वेश्चन आए कि चौथी बौद्ध परिषद किसके टाइम में हुई थी, तो कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध परिषद हुई, और चौथी बौद्ध परिषद में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था। चौथी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कनिष्क है ना इसके टाइम में गांधार कला पनपी थी, गांधार शैली पनपी थी, और गांधार शैली जो है दोस्तों ये ग्रीक और, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका, महायान शाखा। क्लियर, बौद्ध धर्म की बात हो रही है तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा
नगर कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताना है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों ये हरियाणा में आता है, हिसार जिले में। तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और ये हिसार में है, हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की, अगर कभी क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता होने के साथ साथ ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता भी मानी जाती है। तो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता भी थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का ही नाम है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। रावी नदी, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है, तो ये आप याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है आपका राखीगढ़ी, हरियाणा में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द स्पिरिट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक हैं सैयद अमीर अली। ऑप्शन डी, सैयद अमीर अली ये स्पिरिट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों जिन्ना जो हैं ये मुस्लिम लीग से कब जुड़े थे? तो मुस्लिम लीग से जुड़े थे 1913 में। याद रखना इसके बारे में, कभी क्वेश्चन आए कि जिन्ना मुस्लिम लीग से कब जुड़े थे? 1913 में। और जिन्ना जो है दोस्तों, जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी भी दी थी। दो नेशन थ्योरी किसने दी थी? दोस्तों टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया था? वो जिन्ना ने दिया था। लड़के लेंगे पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना के कथन थे। तो टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। आपसे पूछा गया था द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सैयद अमीर अली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों ब्रिटेन के जो संसद है, ब्रिटेन की संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। और ये कौन सी पार्टी से चुने गए थे? लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी की ओर से ये चुने गए थे, ये भी आपको याद रखना है। लिबरल पार्टी। और कहाँ से चुने गए थे? इनका जो चुनावी क्षेत्र था वो था फिंसवरी। फिंसवरी से दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की एक किताब भी है जिसका नाम है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किताब बहुत फेमस किताब है इनकी, ये भी आप याद रखना। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया बहुत आती है एग्जाम में कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा गया है। और दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे, एक पारसी व्यापारी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये INC मतलब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोखले जी को माना, ये भी आप याद रखें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों त्रिपुरी संकट क्या था? दोस्तों त्रिपुरी संकट ये था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जब चुनाव जीता पट्टाभी सीतारमैया को हरा के, तो उसके बाद में गांधी जी के साथ उनके मतभेद बढ़ गए। और गांधी जी के साथ मतभेद बढ़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दे दिया रिजाइन देने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की कमान किसको दे दी गई? राजेंद्र प्रसाद को। तो त्रिपुरी संकट के बाद INC का जो अध्यक्ष बना था वो बना था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये जो हमारी संविधान सभा है उसके स्थायी अध्यक्ष थे। और इन्होंने किताब लिखी है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड जो किताब है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड। क्लियर? और इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में अजात शत्रु किसे कहा गया है? तो दोस्तों अजात शत्रु भी राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया आपका सरदार पटेल। दोस्तों हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसके बारे में 31 अक्टूबर। दोस्तों जो सरदार पटेल है ना, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों 1928 में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के दौरान गांव की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। यदि गांव की महिलाएं ऑप्शन में नहीं आती हैं तो आपको महात्मा गांधी टिक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। अगर आपके एग्जाम में आए कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आप याद रखना। और इनकी जयंती हम 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनकी जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाई जाती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? दोस्तों लीडर जो समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में छपता था और इसकी शुरुआत की थी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उनके द्वारा लीडर समाचार पत्र शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कौन से देश से आई थी दोस्तों? आयरलैंड से। एनी बेसेंट कौन से देश से आई थी? आयरलैंड से आई थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों सितंबर 1916 में होम रूल लीग शुरू की थी भारत में, होम रूल लीग। और इन्होंने होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया था? अडियार में बनाया था। अडियार मद्रास में एक जगह थी आपकी, तो ये तमिलनाडु में इन्होंने होम रूल लीग का मुख्यालय बनाया था, ये भी आप याद रखें। एनी बेसेंट होम रूल लीग 1916 सितंबर में, ठीक है। दोस्तों ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कभी आए तो याद रखना आपको। दोस्तों ऑप्शन में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और तिलक जो है दोस्तों, इनकी एक किताब आपसे पूछेगा और वो किताब है आपका गीता रहस्य है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक किताब आपसे और पूछी जाएगी इनकी, द ओरियन। ओरियन और गीता रहस्य दोनों किताबें किसने लिखी हैं? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई हैं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक है ना, इनकी एक किताब मतलब इनका समाचार पत्र भी है केसरी, और एक समाचार पत्र है मराठा। तो केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों मराठा समाचार पत्र ये अंग्रेजी में छपता था और केसरी आपका मराठी में छपता था, मराठी। तो ये सारी बिंदु आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो ये है आपका स्वतंत्रता आंदोलन लीडर, ये महामना मदन मोहन मालवीय जी का समाचार पत्र था। नेक्स्ट है आपका नगर और उनके संस्थापक। अच्छा, कौन कौन से हैं आपके? मुंबई। दोस्तों मुंबई का संस्थापक कौन था? मुंबई का संस्थापक कौन है? तो वो है आपके ओनाल्ड ऑक्जीगर। कलकत्ता का संस्थापक कौन है दोस्तों? कलकत्ता का संस्थापक है आपका जॉब चार्नोक, ये भी आप याद रखें। चेन्नई या मद्रास का जो फाउंडर है वो आपका फ्रांसिस डे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्रांसिस डे चेन्नई का है, कलकत्ता का जॉब चार्नोक है और मुंबई का आपका ओनाल्ड ऑक्जीगर है। क्लियर? चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मुंबई को ना भारत का गेटवे कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का गेटवे किसे कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, ठीक है। और कलकत्ता से एक प्रश्न ये पूछेगा दोस्तों, कलकत्ता में कभी क्वेश्चन आए कि भारत की पहली सूती मिल कहाँ बनी थी? दोस्तों भारत की पहली सूती मिल ये बनी थी कलकत्ता में। भारत की पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? तो कलकत्ता में लगी थी। भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था दोस्तों? कलकत्ता में बना था, कलकत्ता में। भारत का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता। और भारत का पहला मदरसा कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। भारत की पहली सूती मिल, भारत की पहली जूट मिल, भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का पहला मदरसा, ये सब कलकत्ता में बने थे। और यहाँ तक कि भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये कहाँ पे शुरू की गई थी? कलकत्ता में शुरू की गई थी। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है इससे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? दोस्तों महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, ये कब चुना था? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1930 में। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, आप याद रखें। दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में, क्योंकि गांधी जी कहाँ के थे? गांधी जी गुजरात के थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है और ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। क्लियर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। गांधी जी की एक किताब और पूछता है, पाथवे टू गॉड। अगर आपके एग्जाम में भी आए कि पाथवे टू गॉड ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दोस्तों पाथवे टू गॉड ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताब है, पाथवे टू गॉड। और 1924 में कलकत्ता कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन। दोस्तों बेलगाम अधिवेशन में जो गांधी जी थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1924, ये भी आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। और भारत में जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहला अपना जो सार्वजनिक भाषण था वो कहाँ पर दिया था दोस्तों? वो भाषण दिया था आपका 1916 में। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने सबसे पहली बार भारत में सार्वजनिक भाषण जो दिया था वो बनारस में दिया था। याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? बनारस में दिया था 1916 में। क्लियर है दोस्तों? तो गांधी जी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब चुना था? 1930 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 10, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला व्यक्ति भी इस धरती पर चला था? किसने कहा दोस्तों? ये कथन थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के। अल्बर्ट आइंस्टीन के कथन था ये कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसी आत्मा वाला व्यक्ति भी इस धरती पर चला था। दोस्तों मैं आइंस्टीन की बात करूं तो आइंस्टीन का एक समीकरण याद रखना, E बराबर mc², ये बहुत आता है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन ने दिया था और ये है E बराबर mc²। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो आइंस्टीन है ना, इनको 1921 में भौतिकी का नोबेल मिला था, भौतिकी का नोबेल मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय। देखो पहला क्वेश्चन तो इनसे पूछेगा कि गांधी जी किस लेखक की किताबों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? दोस्तों गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की किताबों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और लियो टॉल्स्टॉय की बड़ी फेमस किताब है एक, वॉर एंड पीस, बहुत आती है दोस्तों एग्जाम में, बहुत बहुत पूछता है इसको। तो वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, ये किताब किसने लिखी है? दोस्तों वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ही लिखी गई किताब है, ये आप याद रखना। और इनकी एक किताब और है, वो है आपका अन्ना कैरेनिना। अन्ना कैरेनिना ये लियो टॉल्स्टॉय की किताब है। तो गांधी जी इनकी किताबों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। दोनों किताबें आप याद रखिएगा, अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी, सरहदी गांधी आदि नामों से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी किसे कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों भारत में सबसे पहली बार जिस विदेशी को भारत रत्न मिला वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न दिया गया था, ये आप याद रखना। क्वेश्चन आए कभी तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खां पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो ये कथन किसका था आपका? ये कथन था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन का। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि और उनकी घोषणा कौन करता है? दोस्तों पंचायतों के चुनाव कराने का जिम्मा ये राज्य के निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य के निर्वाचन आयोग का काम है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंचायतों के चुनाव ये राज्य का निर्वाचन आयोग करता है, आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे पंचायतों के बारे में। दोस्तों भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में 3 स्तर है पंचायती राज व्यवस्था के। पहली ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला पंचायत, 3 स्तर हैं। और 73वां संविधान संशोधन हमने किया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसके द्वारा हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में हमने भाग 9A जोड़ा, 9A में हमने एक अनुसूची जोड़ी थी, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए और पंचायतों को हमने क्या दे दिया? संवैधानिक दर्जा दे दिया, ठीक है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 243A से लेकर O तक ये पंचायतों का उल्लेख करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है, इनके चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, याद रखिएगा दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी इसके लिए। और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों 25
जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था भारत का, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो की गई है वो अनुच्छेद 324 के तहत की गई है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल का पद भारत में कहाँ से आया दोस्तों? कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है। और साथ साथ राज्यपाल बनने की आयु कितनी होती है? आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, ये भी आप याद रखें। राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है और भारत में पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। क्लियर? चलिए, तो पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1916 में वापस कर दिया? मतलब है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? दोस्तों जिन लोगों को नाइटहुड की उपाधि मिलती है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो उपाधि मिली थी नाइटहुड की वो मिली थी 1915 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी वो अंग्रेजों को वापस कर दी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। 1915 में मिली थी उपाधि, 1919 में इसको वापस कर दिया गया। क्लियर? दोस्तों मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर की, भारत के एक महान व्यक्तित्व हैं और इन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा। एक तो अपने प्यारे देश भारत का राष्ट्रगान लिखा जनगण मन, दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने का श्रेय भी रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। आमार सोनार बांग्ला, सोनार गांव का नाम है, सोनार गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आमार सोनार बांग्ला और जनगण मन दो देशों का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये भी आप याद रखें। ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल मिला था। और कौन सा नोबेल मिला था? साहित्य का नोबेल। तो ये भी आप याद रखना कि पहला एशियाई व्यक्ति जिसे नोबेल प्राप्त हुआ वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य का नोबेल मिला था इनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए, ये भी आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी बहुत आती है एग्जाम में और वो कहानी आपकी काबुली वाला। काबुली वाला कहानी किसकी द्वारा लिखी गई है दोस्तों? काबुली वाला कहानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1915। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव किसके संबंध में क्या रुख नहीं रहा? मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव जो था ये दोस्तों क्या था? ये अगस्त प्रस्ताव, तो इसका मतलब है कि क्या रुख नहीं रहा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। दोस्तों मुस्लिम लीग के अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में क्या रुख नहीं रहा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा इसमें मांगा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी थी दोस्तों? 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी ढाका में। मुस्लिम लीग ढाका में बनी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। इसके पहले अध्यक्ष थे आगा खां, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, मुस्लिम लीग जो है इसके एक व्यक्ति थे आपके चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। दोस्तों चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान का नामकरण किया था। अगर आपके एग्जाम में आए कि पाकिस्तान का नामकरण किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया? मतलब HRA क्या बन चुकी थी? HSRA। तो HRA HSRA कब बनी थी? 1928 में। कहाँ पर बनी दोस्तों? ये जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में बनी थी। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अमृतसर। क्या आपको पता है कि अमृतसर को किसने बसाया था? तो अमृतसर को बसाया था गुरु रामदास ने। अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी, आप याद रखना। सिखों के चौथे गुरु है गुरु रामदास। क्लियर? चलिए, जो दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली का वास्तुकार माना जाता है, ये भी आप याद रखना। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली का वास्तुकार माना गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो एक माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है और ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। तो सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा था लॉर्ड डफरिन ने, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस कब बनी थी? तो 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना की गई है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा भी तो ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? कौन सी समिति या कौन से आयोग का संबंध अकाल से नहीं है? हॉलैंड समिति।
हॉलैंड समिति 1916 में बनी थी और इसका संबंध अकाल से नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी स्मिथ समिति, लोयल आयोग और स्ट्रेची आयोग ये सब अकाल से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद शासन में क्या बदलाव देखा गया था, तो इसमें असत्य कथन में बताना है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भारत का शासन ब्रिटेन के हाथ में, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, ये भी सही है। भारत सचिव की सहायता हेतु एक परिषद गठित हुई, ये गलत है दोस्तों, परिषद गठित नहीं हुई थी। ठीक है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये भी सही है। तो 1857 की क्रांति में गलत कथन कौन सा है कि सचिव की सहायता हेतु परिषद गठित हुई, ये कथन गलत है आपका। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों मैं बताऊं 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से ये क्रांति प्रारंभ हुई थी, आप याद रखना। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? मतलब चुनाव चिन्ह नहीं, सॉरी, चिन्ह, मतलब इसका चिन्ह क्या था? चपाती और कमल का फूल। चपाती और कमल का फूल ही 1857 की क्रांति का चिन्ह था, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश के भ्रमण के दौरान गांधी जी को कलकत्ता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? 1929 में। गांधी जी को 1929 में इस बात के लिए गिरफ्तार किया गया कि जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं, ये मतलब भारत में उग्रता की भावना, अशांति फैला रहे हैं गांधी जी, तो 1929 में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया है 1931। कभी क्वेश्चन आए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता किया गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को, याद रखना, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका 1930, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब स्टार्ट किया था? 1930 में स्टार्ट किया था, तो इसका सही जवाब होगा 1929। नेक्स्ट है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी? दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो मैडम ब्लावत्स्की थी आपकी, कर्नल ओलकॉट थे, तो उन्होंने की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? दोस्तों इसका मुख्यालय था आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में 1875 में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में की है? तो राजा कृष्णदेव राय की पुस्तक है जामवती कल्याणम। संस्कृत भाषा में जो किताब इन्होंने लिखी है जामवती कल्याणम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे मैं एक्चुअली बता दूं आपको, आमुक्तमाल्यद, आमुक्तमाल्यद जो है ये किताब तेलुगु भाषा में लिखी गई है। कृष्णदेव राय के द्वारा ही आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में लिखी गई है और ये राजनीति का ग्रंथ है, याद रखना, राजनीति का ग्रंथ है ये। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलुगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? दोस्तों तुलुगुमा, तो तुलगमा युद्ध नीति पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग की गई थी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में बाबर की सेना ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग भारत में किया था और इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था। दोस्तों इब्राहिम लोदी के हार जाने के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा कर दी जाती है। तो ये आप याद रखना, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था मुगलों के द्वारा। किसकी हार होती है? इब्राहिम लोदी की हार होती है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था 1539 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू की सेना के बीच हुआ था 1556 में। ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है वो क्या होता है? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये भी सही है आपका। मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये भी सही है। यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है, ये भी सही है। और आपका और क्या उनसा सही हो रहा है? अच्छा ये मृदा में विद्यमान खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये कथन दोस्तों गलत है। ये कथन गलत है आपका, ये मृदा से कोई लेना देना नहीं है इसका। हाँ रक्त संचार में व्यवधान कर सकता है और कैंसर पैदा कर सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1, 3, 4 आपके मतलब जो है वो आपके सही हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कभी आप डर्टी बम सुनते होंगे। डर्टी बम क्या होता है? डर्टी बम
दोस्तों डर्टी बम रेडियोधर्मी प्रदूषण ही फैलाता है। एक ऐसा बम जो रेडियोधर्मी प्रदूषण करता है उसको बोलते हैं डर्टी बम, याद रखना। नेक्स्ट आपका, भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों भारत में ओसनिक नेशनल पार्क यानी कि समुद्री नेशनल पार्क, यह है आपका कच्छ में। भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में है, ये आप याद, कच्छ जो है ये गुजरात में आता है आपका, ठीक है। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में आपका। और चिल्का झील कौन सी नदी के डेल्टा पर है? महानदी डेल्टा पर बनी है। चिल्का झील महानदी के डेल्टा पर बनी है, याद रखना, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में है? दोस्तों नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में है नल्ला मल्ला की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, जो 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बना था। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? 1953 में 1 अक्टूबर को, भाषा के आधार पर, ठीक है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का ना एक डांस याद है ना, वीर नाट्यम। वीर नाट्यम कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का ही डांस है वीर नाट्यम। एक याद रखिएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुआ है। और आपको याद रखना है दप्पू, दप्पू कहाँ का डांस है? और एक ढिमसा, ढिमसा कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का ही डांस है ढिमसा, ये भी आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में ना एक शहर है आपका नेल्लोर। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में झींगे की राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में झींगे की राजधानी नेल्लोर को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का ही शहर है ये। झींगे की राजधानी किसे कहा गया? तो झींगे की राजधानी आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 25, अष्टमुड़ी झील किस राज्य में है? दोस्तों अष्टमुड़ी झील आपके केरल में, केरल में है अष्टमुड़ी झील। दोस्तों केरल, इसकी राजभाषा याद रखिएगा मलयालम इसकी राजभाषा है। और केरल जो है इसे भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि मसालों का बगीचा किसे कहा गया, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरल। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।